दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। रात के बज चुके हैं 9 और रेडियो उड़ान पर हर शुक्रवार डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत से सेगमेंट से भरा आप अपडेटेड प्रोग्राम सुनते हैं कम्युनिटी कलर्स, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट रेडियो उड़ान को भी आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, पसंद करते हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और बहुत बार हमसे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, जिसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और हम आपको साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हो, हम ऐसी कोशिशें लगातार करते रहेंगे। बहरहाल रेडियो उड़ान ऐप हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी डायरेक्ट प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। यहां से ही हमारी पीसी के लिए प्लेलिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप VLC मीडिया प्लेयर या विनैम्प जैसे मीडिया प्लेयर्स पर प्ले करके रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स और एप्स जैसे गूगल मिनी, एलेक्सा, ट्यूनिंग जैसी एप्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे ऑनलाइन रेडियो स्टेशंस प्रोवाइड करवाने वाली बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहरहाल हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना वक्त गवाए आइए सुने सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सुगम्य भारत अभियान की समय सीमा पर अनिश्चितता। दिल्ली में सड़क पार करने में मदद करने वाले ने किया दृष्टिबाधित महिला के साथ बलात्कार। 2020 से विकलांगता पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल के व्यक्ति ने सरकारी नौकरी लेने से रोकने के लिए काट दिया अपनी ही पत्नी का हाथ। हवाई अड्डे पर व्हील चेयर के लंबे इंतजार के लिए एयर इंडिया ने मांगी भारतीय पैरा तैराक से माफी। पंजाब विश्वविद्यालय PU पैनल ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आवास आवंटन में दिया आरक्षण का सुझाव। केंद्र ने कहा कई राज्य भवनों को विकलांगों के लिए बनाया गया बाधा मुक्त। तमिलनाडु को मिला विकलांग व्यक्तियों के लिए संभावना का संग्रहालय। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा IPS और 2 अन्य बलों की विकलांगता कोटा उन्मुक्ति की समीक्षा करे। UK के केम्सफोर्ड की महिला को स्थानीय रास्तों के कारण गाइड डॉग नहीं दिया गया। बिना टिकट यात्रा करती मिली दिव्यांग महिला से TC ने किया दुष्कर्म। वाराणसी के एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग तक जा सकेंगे दिव्यांगजन और बुजुर्गों के वाहन। टर्मिनल बिल्डिंग के पास पार्किंग आरक्षित। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही। मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening, Radio Udan.
वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ऑनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ में हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। दोस्तों आइए सुनते हैं अब खबर बिना टिकट यात्रा कर रही दिव्यांग महिला के साथ हुए दुष्कर्म के बारे में। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रेन से आई दिव्यांग महिला के बिना टिकट होने पर प्लेटफॉर्म पर तैनात किए गए टिकट कलेक्टर ने उसे रोका और धमकाकर अपने रेलवे क्वार्टर में ले गया, जहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। मामले में कैट पुलिस ने टीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच के लिए रिपोर्ट जीआरपी को हस्तगत कर दी है। कैंट थाना प्रभारी गौरव तिवारी ने बताया कि 40 वर्षीय एक दिव्यांग महिला ने रविवार को शिकायत दर्ज कराई है कि वो भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन से गुना आ रही थी। शनिवार की रात करीब 8:30 बजे ये ट्रेन सागर रेलवे स्टेशन पर आई। वो ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रही थी कि तभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक कर रहे राजू लाल मीणा ने उसे टिकट मांगा। महिला के पास टिकट नहीं मिला, लेकिन उसने अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आधार कार्ड टीसी को दिखाया। टीसी ने प्रमाण पत्र व आधार कार्ड को अपने पास रखकर कहा कि इसे जब्त किया जा रहा है। तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में तुम्हें जेल भिजवाया जाएगा। महिला गिड़गिड़ाने लगी तो टीसी उसे लेकर अपने कमरे पर आया। इसके बाद महिला के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। वहां से किसी तरह निकलकर वो थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर जीआरपी थाना प्रभारी प्रमोद अहिरवार ने कहा है कि रिपोर्ट अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलते ही जांच शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले मई 2022 में दुष्कर्म करने में नाकाम युवक ने उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली युवती को 27 अप्रैल को चलती ट्रेन से फेंक दिया था। घायल अवस्था में पहले उसे छतरपुर के जिला अस्पताल में रखा गया। इसके बाद से मध्य प्रदेश में ग्वालियर के जेएच अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। युवती को न तो छतरपुर में इलाज मिला और न ही ग्वालियर में डॉक्टरों ने उसकी देखभाल की। इलाज के नाम पर सिर्फ जांच की गई। युवती के जख्मों में मवाद न पड़ जाए, इसलिए स्वजनों ने पानी में भिगोकर पट्टियां रखी। घायल युवती का यूरिन बैग भी नहीं बदला गया था। आइए अब सुनते हैं खबर तमिलनाडु को मिले संभावनाओं के संग्रहालय की। दोस्तों पहली बार तमिलनाडु स्टेट कमिश्नर फॉर वेलफेयर ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड को विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए डिजाइन किया गया एक अनूठा संग्रहालय मिला है और इसका उद्देश्य शहर में सुलभ स्थानों के लिए एक प्रोटोटाइप बनाना है। लगभग 2500 वर्ग फुट के क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार द्वारा स्थापित संभावनाओं का संग्रहालय माने म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज, जिसका उद्घाटन सोमवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया था, कई चीजों के अलावा जीवन को आसान बनाने के लिए एक समावेशी हाउस मॉडल दिखाता है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि संग्रहालय दक्षिण भारत में अपनी तरह का पहला है। इसे विकलांगता विशिष्ट मॉडल के बजाय एक डोमेन विशिष्ट मॉडल के रूप में निष्पादित किया गया है। लाइव डोमेन में एक मॉडल सुलभ घर शामिल है, जबकि कार्य डोमेन संचार, शिक्षा, व्यावसायिक और अनुकूलित कार्यस्थल समाधानों की रूपरेखा तैयार करता है और प्ले डोमेन में बागवानी, खेल, कला और संगीत जैसी अवकाश गतिविधियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 21 अप्रैल को विधानसभा को सूचित किया कि वो विकलांगों के कल्याण के लिए आयुक्तालय के कार्यालय और गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे और विकलांगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। तदनुसार श्री स्टालिन ने गुरुवार को आयुक्तालय का दौरा किया और संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों और दिव्यांगों से बातचीत भी की। दोस्तों, ये संग्रहालय नवीनतम सहायक तकनीक और उपकरणों को प्रदर्शित करता है, जिन्हें लाइव वर्क प्ले मॉड्यूल के अनुसार क्यूबिकल के साथ एक दीवार पर लगे यूनिट पर व्यवस्थित किया गया है। साथ ही विकलांग व्यक्तियों के लिए तकनीकी प्रगति भी यहाँ दर्शाई गई है। इसके अलावा इसने देश भर के विक्रेताओं के उत्पादों को क्यूरेट किया है। साथ ही विकलांगों के लिए रोजगार के अवसर को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए संग्रहालय में एक समर्पित स्थान आवंटित किया गया है।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि 21 प्रकार की अक्षमताओं के तहत आने वाले लोगों के लिए संग्रहालय बहुत मददगार होगा। मुख्यमंत्री श्री M.K. स्टालिन ने रुपए की कल्याणकारी सहायता प्रदान की है। सहायक उपकरण योजना उपलब्ध कराने के विकल्प आधिकारिक प्रणाली के तहत 9.5 करोड़ रुपए, जिनमें के ट्राइसिकल, व्हील चेयर, मोटर चलित सिलाई मशीन, श्रवण यंत्र और मोटर चलित वाहन भी शामिल होंगे। दोस्तों, इस अवसर पर राज्य की समाज कल्याण मंत्री पी. गीता जीवन, मुख्य सचिव वी. इराई अम्बू, दिव्यांग कल्याण सचिव आर. लालवेना, दिव्यांगों के आयुक्त जॉनी टॉम वर्गीस और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया था। पंजाब विश्वविद्यालय PU के एक विशेष पैनल ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आवास आवंटन में आरक्षण नीति को लागू करने का सुझाव दिया है। दोस्तों, आइए सुनते हैं इसी से जुड़ी हमारी अगली खबर। DN यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन DUI की अध्यक्षता वाले पैनल ने मंगलवार को इस मामले पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार विचार करने के लिए एक बैठक की। बैठक के दौरान पंजाब सरकार के घर आवंटन और सरकारी आवास के 1983 के नियम, चंडीगढ़ प्रशासन के आवंटन नियमों पर चर्चा की गई। नाम जाहिर न करने की शर्त पर पैनल के एक सदस्य ने मीडिया को बताया कि समिति के सदस्य विकलांग व्यक्तियों के लिए आवास आवंटन में आरक्षण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने पर सहमत हुए हैं, लेकिन ये भर्ती में उन्हें दिए गए आरक्षण के बराबर होगा। हालांकि पैनल के सदस्य ने बताया कि लाभ केवल एक बार दिया जाएगा। मई में पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन पूटा की पिछली आम सभा के दौरान इस मामले को उठाए जाने के बाद ये फैसला आया है। उस समय सदन ने संकल्प लिया था कि विकलांग व्यक्तियों के लिए 1 महीने के भीतर RPWD अधिनियम 2016 के अनुरूप एक व्यापक नीति तैयार की जाए। वर्तमान में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय के आवास आवंटन नियमों में कोई विशेष आरक्षण नीति मौजूद नहीं है और ये मामला पिछले कुछ वर्षों से बहस का मुद्दा बनी हुई है। तथापि ऐसे व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा आधार पर आवास आवंटित किए जाते हैं। दोस्तों, PU में काफी संख्या में विकलांग कर्मचारी हैं और विश्वविद्यालय ने अब आवास आवंटन में आरक्षण नीति को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इस वर्ष की शुरुआत में हुई पिछली बैठक के दौरान सदस्यों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों की प्रासंगिक आरक्षण नीतियों पर भी विचार विमर्श किया है। हालांकि पैनल ने फैसला किया कि पंजाब और चंडीगढ़ के विकलांग व्यक्तियों के लिए आवास आवंटन से संबंधित आरक्षण नीति को भी निर्णय लेने से पहले अगली बैठक में समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालय की संपत्ति शाखा को तब अंतिम सिफारिश किए जाने से पहले अगली बैठक में पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश के दिशा निर्देश या नीति दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं यूके में रहने वाली एक नेत्रहीन महिला की परेशानियों के बारे में। यूके में स्थित एक नेत्रहीन महिला से कहा गया कि उसके पास गाइड डॉग नहीं हो सकता है क्योंकि उसके आसपास के फुटपाथ इसके लिए अनुपयुक्त है। जेनिस पार्कर केम्सफोर्ड एक्सेस के पास नवंबर 2020 में नेत्रहीन पंजीकृत कराई गई थी। उनके पास जीपी द्वारा एक गाइड डॉग चैरिटी को संदर्भित किया गया था। 68 वर्षीय इस महिला ने कहा कि जहां वो रहती हैं, उसके पास क्षतिग्रस्त और अवरुद्ध फुटपाथों के कारण चैरिटी ने उसे एक गाइड डॉग के लिए अवैध पाया है। दोस्तों, इस पर एक्सेस काउंटी काउंसिल ने माफी भी मांगी है और कहा है कि वो इस मामले की जांच कर रही हैं। श्रीमती पार्कर ने कहा कि वो निराश थी। अवरुद्ध और क्षतिग्रस्त फुटपाथ दुख की बात है। देश भर में दृष्टिहीन लोगों के लिए ये एक समस्या है। गाइड कुत्तों को काम करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है और सड़क की दुरावस्था जैसी बाधाओं के साथ बहुत संकीर्ण फुटपाथ गाइड कुत्तों और उनके मालिकों को बार बार सड़क पर जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। संभावित रूप से ये उनकी सुरक्षा के लिए एक वास्तविक जोखिम पैदा करता है। श्रीमती पार्कर ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में जहां चैरिटी गाइड डॉग पार्टनरशिप की पेशकश करने में असमर्थ थी, वहां अन्य समाधान खोजने की कोशिश की जानी चाहिए।
दोस्तों, एक्सेस हाईवे ने श्रीमती पार्कर को हुई असुविधा पर खेद व्यक्त किया है और कहा है कि हाल ही में इस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था। इसने कहा कि वो इस बात पर जांच कर रहे हैं कि क्या वनस्पति उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या निजी स्वामित्व वाली भूमि पर है। यदि भूमि उनके स्वामित्व में है तो वो तदनुसार मामले को प्राथमिकता देंगे। हालांकि यदि वनस्पति निजी स्वामित्व वाली भूमि पर है तो इसे काटने की जिम्मेदारी जमींदार की होगी। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी एयरपोर्ट पर बुजुर्ग और विकलांग जनों के लिए एक नई पहल रविवार से शुरू की गई है। अब ऐसे लोग वाहन सीधे टर्मिनल बिल्डिंग तक ले जा सकेंगे। इसके साथ ही अपने वाहन से उतरने के बाद उन्हें वहीं व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लोगों को विमान तक पहुंचने में काफी आसानी भी हो सकेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ वीआईपी वाहन ही टर्मिनल बिल्डिंग तक जा पाते थे। शेष वाहनों को टर्मिनल बिल्डिंग से लगभग 100 मीटर दूर से पिकअप और ड्रॉप पॉइंट तक ही जाने की इजाजत थी, जिस कारण बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही थी। हालांकि पिकअप ड्रॉप पॉइंट के पास ही मीट एंड ग्रीट पोर्टर सर्विस का बुकिंग कार्यालय है, जहां से दिव्यांग यात्रियों को 250 रुपए चुकाने पर उन्हें व्हील चेयर की सुविधा दी जाती है, जो कि चेक इन काउंटर तक ही सेवा देते हैं, जबकि नियमतः उन्हें विमान तक छोड़ा जाना चाहिए। दिव्यांग जनों की सहूलियत के लिए शनिवार को गोल्फ कार्ट सेवा का भी शुभारंभ किया गया। बैटरी चालित गोल्फ कार्ट वाहन बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा बीमार लोगों को पार्किंग क्षेत्र से टर्मिनल तक तथा टर्मिनल से विमान तक छोड़ने में मदद करेंगे। इसी प्रकार विमान से आने वाले ऐसे यात्रियों को विमान से टर्मिनल तक तथा आगमन द्वार से पार्किंग तक छोड़ा जाएगा। इस सुविधा के शुरू होने से यात्रियों को काफी सहूलियत हुई है और अब रिजर्व पार्किंग से ये सुविधा और बढ़ जाएगी। इसके बारे में एयरपोर्ट निदेशक आर्यमा सन्याल ने बताया कि बुजुर्ग, दिव्यांग लोग और गर्भवती महिला यात्री, इन सभी को वीआईपी सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में ये पहल की गई है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही विमान सेवाओं में बेहतर सुविधा देने की कवायद के क्रम में वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों को और भी सहूलियत हासिल होगी। दोस्तों, सुनते हैं सुगम्य भारत अभियान की सीमा पर अनिश्चितता पर एक रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी के सरकारी भवनों, सार्वजनिक परिवहन वेबसाइटों को सुलभ बनाने की समय सीमा जून 2022 थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जून 2022 के साथ ही इसकी सीमा लगभग समाप्त होने के साथ इस महीने के अंत में विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक के दौरान सुलभ भारत अभियान के तहत लक्ष्यों की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि बोर्ड राज्यों द्वारा अब तक की गई प्रगति और विस्तार की संभावना का आकलन कर सकता है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि बोर्ड की बैठक 24 जून को होनी है। एक अभियान जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य सरकारी भवनों, परिवहन और विकलांग व्यक्तियों के लिए वेबसाइटों को 2017, 18 और 19 में समय सीमा के अनुसार सुलभ बनाना था। हालांकि संसद में मंत्रालय के उत्तरों के अनुसार इसे मार्च 2020 तक और फिर जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था। विभाग के अधिकारी ने कहा कि DEPWD ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्य सचिवों के विभिन्न लक्ष्यों पर हुई प्रगति के बारे में पूछा था और इस सप्ताह तक केवल तमिलनाडु से ही जवाब मिला है। अधिकारी ने बताया कि तमिलनाडु ने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 1 साल के विस्तार की मांग की है। अधिकारी ने कहा कि एक और रिमाइंडर जल्द ही राज्यों को भेजा जाएगा और जवाब बोर्ड के सामने पेश किए जाएंगे। संयोग से बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय मंत्री करते हैं और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा हर 6 महीने में एक बार मिलना आवश्यक है, लेकिन नवंबर 2020 से कोई बैठक नहीं हुई है। अधिकारी ने देरी के लिए कोविड को जिम्मेदार ठहराया। फरवरी में राज्यसभा में मंत्रालय के एक उत्तर के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी भवनों को 48 से 50% के लक्ष्य पर सुलभ बनाया गया था।
सार्वजनिक परिवहन पर प्रगति बहुत ही कम थी। इसमें 25% का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले केवल 8.7% बसें ही पूरी तरह से सुलभ बनाई गई। सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंच के योग्य थे और सभी ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशंस भी, जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है। 10 और 11 नवंबर 2021 को राज्यों के साथ बैठकों के दौरान DEPWD ने AIC के कार्यान्वयन की धीमी गति के बारे में चिंता व्यक्त की थी और इसे दिव्यांग जनों के लिए सुलभ बनाने के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के पारिस्थितिकी तंत्र में ठोस बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया था। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर गेंद का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए गेंद से दोस्ती, क्योंकि नो गेन नो गेम। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। तो दोस्तों, अब हम सुनने वाले हैं एयर इंडिया के बारे में एक ऐसे न्यूज जहां पर एक भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख को एयर इंडिया ने व्हील चेयर देने के लिए लंबे समय तक करवाया इंतजार। दोस्तों, इस केस में एयर इंडिया ने भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख की शिकायत का जवाब दिया है, जब इस एथलीट ने दावा किया था कि उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर व्हील चेयर पाने के लिए 90 मिनट तक इंतजार करना पड़ गया। भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख द्वारा व्हील चेयर के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर इंतजार करने का दावा करने के बाद एयर इंडिया ने ये जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे की सुरक्षा कारणों में देरी हुई थी। हमें उम्मीद है कि आप हमें चीजों को ठीक करने का एक और मौका देंगे। शम्स की फ्लाइट जैसे ही दिल्ली में उतरी, उनको एयर इंडिया द्वारा विमान से प्रक्रिया के अनुसार एक गलियारे का व्हील चेयर प्रदान किया गया। उचित सुरक्षा मंजूरी के बाद थोड़ी देर में उनका निजी व्हील चेयर बेल्ट पर आ गया था। एयर इंडिया ने आगे बताया कि वे पैरा तैराक को हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद जताते हुए कहते हैं कि उन्हें हवाई अड्डे के संचालन कर्मचारियों द्वारा पूरा समय अटेंड किया गया था। उनकी व्हील चेयर के आने में देरी की वजह से उन्हें जो असुविधा हुई है, उसके लिए एयर इंडिया खेद व्यक्त करता है। दोस्तों, इस पर मोहम्मद शम्स आलम शेख द्वारा अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी अपनी शिकायतों को उजागर करने के लिए विभिन्न पोस्ट डाले गए हैं। इसके बाद ही एयर इंडिया की तरफ से माफी आई है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने केबिन क्रू को सूचित किया था कि उन्हें गेट पर व्हील चेयर की आवश्यकता है और 1 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद उनका अनुरोध पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर कौन है शम्स आलम शेख। मोहम्मद शम्स आलम शेख बिहार के 35 साल के पैरा तैराक है, जिन्होंने 12वीं से 17वीं इंडियन नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में कुल 15 मेडल जीते हैं। फिर उन्हें विभिन्न श्रेणियों में भाग लेने के लिए 2018 एशियाई पैरा खेलों के लिए भारतीय दल के लिए भी चुना गया था।
इंडियन ओपन पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके मोहम्मद शम्स आलम शेख का लक्ष्य अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना है। विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड यानी CAB को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत हर 6 महीने में मिलना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, इसका पुनर्गठन पिछले 3 सालों से नहीं किया गया है। नरेंद्र मोदी शासन के 8 वर्षों के दौरान अपने मंत्रालय की उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सुलभ भारत अभियान के लक्ष्यों के बारे में एक सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसकी समय सीमा जून में समाप्त करने के लिए निर्धारित थी। सरकार ने 8 नवंबर 2017 को सरकारी अधिकारियों और मनोनीत सदस्यों का नामकरण करते हुए CAB की नियुक्ति की थी। अधिनियम के अनुसार CAB, जिनका 3 साल का कार्यकाल है, को विकलांगता मामलों पर राष्ट्रीय स्तर के सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिए। अधिनियम में कहा गया है कि पैनल विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण आनंद के लिए एक व्यापक नीति के निरंतर विकास की सुविधा के लिए है। एक चिकित्सक और विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2021 में मंत्रालय को इसके बारे में लिखा था और फिर इस साल मई में उन्होंने संविधान के पुनर्गठन के बारे में याद भी दिलाया था। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने आगे कहा कि उन्हें केवल एक ही प्रतिक्रिया मिली है। उन्हें सूचित किया गया है कि उनका ईमेल संबंधित अधिकारी को भेजा जा चुका है। दोस्तों, CAB विकलांगता के मुद्दों के लिए नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। कोविड-19 महामारी के दौरान ये समय की मांग थी कि इनका पुनर्गठन किया जाए, लेकिन सरकार ने इसका पुनर्गठन नहीं किया। दोस्तों, इस पर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने आगे कहा है कि मंत्रालय द्वारा कोविड को गैर संविधान के बहाने के रूप में देखना अजीब है, क्योंकि पूरी दुनिया ने इससे अडॉप्ट करते हुए अपनी बैठकों को दूरस्थ रूप में स्विच किया है, माने कि ऑनलाइन शिफ्ट किया है। फ्रेंड्स, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने आगे ये भी कहा कि CAB की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे पास PWD, भारतीय पुनर्वास परिषद और नेशनल ट्रस्ट के अध्यक्षों के लिए एक स्थायी मुख्य आयुक्त नहीं है। केंद्र ने कहा कि कई राज्य भवनों को विकलांगों के लिए बनाया गया है बाधा मुक्त। दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार ने सोमवार को कहा है कि सुगम्य भारत अभियान के तहत राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 585 भवनों और केंद्र सरकार के लगभग 1030 भवनों को विकलांगों के लिए बाधा मुक्त बनाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि एक्सेसिबल इंडिया के लिए 24 जून को राज्यों के साथ बैठक की जाएगी और इसका आकलन किया जाएगा कि कितना काम हुआ है और साथ ही भविष्य का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कुमार ने पिछले 8 वर्षों में अपने मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता क्षेत्र में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 585 भवनों और केंद्र सरकार के 1030 भवनों को सुगम्य भारत अभियान के तहत 553.59 करोड़ रुपए की राशि के साथ बाधा मुक्त बनाया जा चुका है। ये अभियान दिसंबर 2015 में सार्वजनिक भवनों, परिवहन और ICT परिस्थितिकी तंत्र में बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए शुरू किया गया था। विकलांग व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 2016-17 में शुरू की गई विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र परियोजना पर श्री कुमार ने बताया कि 1 जून तक सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 1716 जिलों में 73.90 लाख विशिष्ट विकलांगता ID कार्ड बनाए गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने 22 नवंबर 2018 को विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। मेलबर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से समुदाय आधारित समावेशी विकास परियोजना लागू की जा रही है, जो इसके अनुरूप है। मंत्री ने आगे बताया कि विकलांग व्यक्तियों को सहायता और उपकरणों की खरीद और फिटिंग योजना के लिए
समकालीन सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने और श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का समर्थन करने के लिए अप्रैल 2022 से संशोधित किया गया था। इसमें प्रति लाभार्थी 7 लाख रुपए और 5 से 18 वर्ष के बीच श्रवण हानि वाले बच्चों के मामले में 6 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ADIP योजना के तहत अब तक 22.38 लाख दिव्यांगजनों को लगभग 1300 करोड़ रुपए की सहायता और सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं और इसी में 4170 कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज भी शामिल हैं। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं दिल्ली में हुए इस रेप केस के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका जिले में एक नेत्रहीन महिला से बलात्कार के बाद पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। इस केस में तकनीकी सबूत का उपयोग करके आरोपी को ढूंढा गया है, हिरासत में लिया गया है और गिरफ्तार किया गया है। द्वारका के पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी ने बताया कि डाबरी थाना क्षेत्र के दीन दयाल अस्पताल से एक नेत्रहीन महिला से बलात्कार की सूचना मिली थी और इसे आगे की कार्रवाई के लिए जांच अधिकारी को भेज दिया गया था। दोस्तों, ये घटना 25 मई को उसी समय हुई जब महिला सड़क के दूसरी ओर स्थित बस स्टॉप पर उतर गई थी। इसी दौरान आरोपी उसे दूसरी एक सुनसान गली में लेकर गया और सड़क पार करने में मदद की आड़ में उसके साथ मारपीट की। जांच अधिकारी ने पीड़िता से बात की और द्वारका क्षेत्र के डाबरी पुलिस स्टेशन में धारा 376 बलात्कार की सजा के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। बाद में अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने पीड़ित लड़की से मुलाकात की और उसे हर मदद का वादा किया। दोस्तों, एक और गंभीर बात ये है कि दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2021 में राष्ट्रीय राजधानी में 1959 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.70% अधिक है। 2020 का आंकड़ा 1618 था। दोस्तों, बात सिर्फ रेप केसेस की नहीं है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ हर तरह की हिंसा बढ़ती ही जा रही है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में 17.51% की वृद्धि हुई है, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी अपराध में बढ़ते हुए आंकड़ों की पुष्टि की है। यहाँ तक कि सख्त कानूनों के बावजूद दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए जा रहे मामलों में बलात्कार के मामलों की उच्च दर, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले, महिलाओं की शील के अपमान के मामले और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा के मामले हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि महिलाएं अब दिल्ली में कितनी सुरक्षित हैं। दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली सनसनीखेज खबर की तरफ। ईर्ष्या या इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना के एक चौंकाने वाले मामले में पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति ने सोमवार को अपनी पत्नी को राज्य सरकार की नर्सिंग की नौकरी में शामिल होने से रोकने के लिए उसकी कलाई से हाथ काट दिया। दोस्तों, ये व्यक्ति पूर्वी बर्वदान जिले के केतुग्राम निवासी शेर मोहम्मद हैं और पीड़िता उनकी पत्नी रेणु खातून है। सबसे बुरी बात यह है कि वो अपने क्रूर हमले के बाद सोमवार की सुबह अपनी पत्नी को स्थानीय अस्पताल में ले तो गए थे, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि डॉक्टर उसका हाथ दोबारा जोड़ने में असमर्थ रहे और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने घर पर ही शरीर के कटे हुए हिस्से को छुपा दिया था। अपनी पत्नी को एडमिट करने के बाद शेर मोहम्मद फरार हो गया और उसके तुरंत बाद ही उसके परिवार के सदस्य भी छिप गए। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को बताया कि रेणु खातून नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रही थी और निकटवर्ती औद्योगिकी बस्ती दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में नर्सिंग सहायक के रूप में कार्यरत थी। हाल ही में उन्हें राज्य सरकार की नियुक्ति भी मिली थी, जिससे उनके पति नाराज हो गए। स्थानीय लोगों ने कहा कि चूंकि शेर मोहम्मद खुद बेरोजगार था, इसीलिए उसे डर था कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी। इस बात को लेकर दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, क्योंकि शेर मोहम्मद इस बात पर जोर दे रहा था कि उसकी पत्नी नौकरी स्वीकार न करे।
हालांकि रेणु खातून नहीं मानी और आखिरकार सोमवार को शेख मोहम्मद ने ये घिनौना कृत्य किया। रेणु के बड़े भाई रिपिन शेख ने मीडिया कर्मियों को बताया कि जब से उनकी बहन को राज्य सरकार का नियुक्ति पत्र मिला था, शेर मोहम्मद जोर देकर कह रहा था कि वो प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। हालांकि मेरी बहन हमेशा नर्सिंग करियर बनाने का सपना देखती थी और शेर मोहम्मद को मना करती रहती थी। हमें कभी पता नहीं था कि शेर मोहम्मद की असुरक्षा की भावना इतना दुखद मोड़ ले लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आईपीएस और 2 अन्य बलों की विकलांगता कोटा उन्मुक्ति की समीक्षा की जानी चाहिए। दोस्तों, आइए सुनते हैं इसी विषय पर अगली खबर। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश तब आया है जब सरकार ने एक हलफनामे में कहा कि बेंचमार्क विकलांगता वाले लोगों माने कि 40% से अधिक की विकलांगता वाले लोगों को उनके काम की प्रकृति को देखते हुए 3 सेवाओं में से किसी भी पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों को आरक्षित करने की जिम्मेदारी से भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस, DAN IPS और IRPFS को दी गई व्यापक छूट पर फिर से विचार करने को कहा है। IPS के अलावा दिल्ली के NCET, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली पुलिस सेवा, DAN IPS और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल IRFPS को भी इस तरह के आरक्षण से छूट दी गई है। 19 मई को मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी विचार व्यक्त किया कि हलफनामे पर शायद फिर से विचार करने की आवश्यकता है। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। सुगम्य भारत अभियान की समय सीमा पर अनिश्चितता। दिल्ली में सड़क पार करने में मदद करने वाले ने किया दृष्टिबाधित महिला के साथ बलात्कार। 2020 से विकलांगता पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल के व्यक्ति ने सरकारी नौकरी लेने से रोकने के लिए काट दिया अपनी ही पत्नी का हाथ। हवाई अड्डे पर व्हील चेयर के लंबे इंतजार के लिए एयर इंडिया ने मांगी भारतीय पैरा तैराक से माफी। पंजाब विश्वविद्यालय PU पैनल ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आवास आवंटन में दिया आरक्षण का सुझाव। केंद्र ने कहा कई राज्य भवनों को विकलांगों के लिए बनाया गया बाधा मुक्त। तमिलनाडु को मिला विकलांग व्यक्तियों के लिए संभावना का संग्रहालय। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा IPS और 2 अन्य बलों की विकलांगता कोटा उन्मुक्ति की समीक्षा करे। यूके के केम्सफोर्ड की महिला को स्थानीय रास्तों के कारण गाइड डॉग नहीं दिया गया। बिना टिकट यात्रा करती मिली दिव्यांग महिला से TC ने किया दुष्कर्म। वाराणसी के एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग तक जा सकेंगे दिव्यांगजन और बुजुर्गों के वाहन। टर्मिनल बिल्डिंग के पास पार्किंग आरक्षित। इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।